हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बी प्रिपेयर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर इरा से। तो जैसा कि इसका नेम इम्प्लाइज कर रहा है, तो पहले इसी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोल्ड वॉर आखिर था क्या। जब पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, और सभी को ये लग रहा था कि अभी वॉर होने ही वाला है, जस्ट होने ही वाला है। बट सिचुएशन ऐसी हुई कि वॉर नहीं हुआ और ये वॉर होते होते रह गया। इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर बेसिकली का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो टाइम पीरियड है 1945 से लेकर 1991 तक। ये स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ये ख़त्म हुआ था 1991 में, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो गया था। जो ये वॉर हुआ था, इसमें कोई भी वॉयलेंस नहीं हुई थी किसी भी तरह की, और ना ही कोई हॉट वॉर हुआ था। हम इस चैप्टर की ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी डिटेल से करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। और जो इसमें क्या होता है कि ना, कई बार काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों से ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं वे भी आपको कवर करवा सकूँ। सबसे पहले हमें जो पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे जिस चीज़ की, उसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि कोल्ड वॉर का जब एंड हुआ था, तो उसने ना वर्ल्ड को एक नई पॉलिटिकली एक नई स्ट्रेटजी प्रोवाइड की थी, यानी सब कुछ सिचुएशंस थी वो सारी चेंज हो गई थी। तो जैसे कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब क्या क्या जो उस टाइम पीरियड पर हुआ था, तो क्या क्या हुआ था वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ कॉन्टेम्परेरी रहा कि जो दो सुपर पावर थी ना, उनमें कंपटीशन चला हुआ था, तो वो एक एरा बन गई थी पूरी। फिर उसमें क्या हुआ था कि डोमिनेंस ऑफ 2 सुपर पावर्स, उसमें 2 सुपर पावर की डोमिनेंस आ गई थी। उनमें थी, एक थी यूएसएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। ये जो दोनों सुपर पावर्स थी, ये इसलिए सुपर पावर्स का नाम दिया गया था इन्हें क्योंकि इनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर पावर थी, फाइनेंशियली, मिलिट्री, ये काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी, इसलिए इन्हें सुपर पावर का नाम दिया गया था। और जो पूरा वर्ल्ड था, ऑलमोस्ट जो कंट्री थी, वे दोनों इन अलायंस के साथ जुड़ी हुई थी। तो इसी के साथ एक और मूवमेंट चला हुआ था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, कैसे इस मूवमेंट ने पूरे वर्ल्ड को, ये था कि एक वर्ल्ड को ना एक ऑप्शन प्रोवाइड किया था। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NAM। एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछी जाती है, 1 मार्क्स की। तो NAM ने कैसे इन दोनों सुपर पावर को एक चैलेंज प्रोवाइड किया, क्योंकि कुछ कंट्री थी जो यूएसए के साथ थी, कुछ कंट्रीज थी जो यूएसएसआर के साथ थी, पर जो नाम में जो कंट्री थी वे ना तो यूएसए के थी और ना यूएसएसआर के सपोर्ट में थी। इनका मानना था कि हम अपनी एक अलग इकोनॉमी पॉलिटिकली स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम ना तो इनकी फिलोसफी पर डिपेंड होंगे और ना इनकी फिलोसफी पर। तो जो ये कंट्री थी, इनका इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक अलग स्ट्रेटेजी इन्होंने यूज़ की, और इन्होंने ना एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर बन के डेवलप किया न्यू इंटरनेशनल लेवल पर, जिसको इन दोनों को चुनौती दी इसने। और कैसे इंडिया का भी नाम में काफ़ी बड़ा रोल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। कैसे इंडिया का नाम में रोल है, कैसे इंडिया इसका लीडर बन के आगे आया, तो ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ अब हम अपना जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप वीडियोस के साथ साथ इस अपनी जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की, उसे ओपन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा, आप इजीली चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो पेज नंबर 1 है, उस पर आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। तो जैसे कि 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, उसका एंड हुआ था। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, उसी के साथ वर्ल्ड लेवल पर 2 जो सुपर पावर्स थी, उनका राइज हुआ था, यानी वे उभर कर आगे आई थी। पूरे वर्ल्ड पर उन्हीं का राज था। एंड विक्ट्री ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें भी इन्हीं की विक्ट्री हुई थी। एंड इसमें जो फर्स्ट ऊपर वाला जो डायग्राम है, उसमें अमेरिकन सोल्जर हैं जो कि 23 फेब 1945 को आइवो जीमा, जो कि जापान की लड़ाई है, उसमें अपना झंडा फहरा रहे थे आइवो जीमा पर। और जो सेकंड नीचे वाला जो डायग्राम है, वो है सोवियत यूनियन के सोल्जर्स हैं, जो वो मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग, जो कि जर्मनी में है,
पर अपना झंडा फहरा रहे हैं। ये जो दोनों डायग्राम है ये उनकी पावर को शो कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो कि एक स्टोरी की तरह अगर आप इसे याद करेंगे तो ये काफ़ी इजी सी स्टोरी है। अप्रैल 1961 में जो यूएसएसआर के लीडर्स थे वो काफ़ी वरिड थे इस चीज़ को लेकर कि कहीं यूएसए क्यूबा पर कोई अटैक ना कर दे और जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो, उनकी पावर ना चली जाए। जो क्यूबा है ये बिल्कुल अमेरिका के तट पर लगा हुआ देश है, जैसे कि ये अमेरिका हो गया तो क्यूबा बिल्कुल इसके पास पर लगा हुआ है। ये जियोग्राफिकली तो अमेरिका का पार्ट है बट पॉलिटिकली ये सोवियत यूनियन से कनेक्ट है। क्यूबा एक सोवियत यूनियन की एक एली है। जो सोवियत यूनियन है वो इसे हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन के जो नेता हैं निकिता खुर्शिसेव, उन्होंने क्यूबा को एक रशियन बेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी उन्होंने अपने काफ़ी जो हथियार थे उनके पास, जो उनके पास मिलिट्री बॉम्ब वगैरह थे, उन्होंने अपने क्यूबा में सेट करने स्टार्ट कर दिए ताकि वे अमेरिका पर और अच्छे से अटैक कर सके। देखो यहाँ पर एक मैप भी है जिसमें कि दिखाया गया है कि उसका एरिया दिखाया गया है कि क्यूबा से अमेरिका पर कितनी अच्छे से अटैक हो सकता है। तो उन्होंने अपने जो पावर्स थी वो अमेरिका में यहाँ पर क्यूबा में सेट करनी स्टार्ट करी ताकि अमेरिका पर और अच्छे से अटैक हो सके। जो क्यूबा इसकी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। उनको इस चीज़ की खबर पता चली कि जो सोवियत यूनियन है वो क्यूबा में अपने हथियार तैनात कर रहा है। तो उन्होंने, जो जॉन एफ कैनेडी थे और जो उनके एडवाइजर्स थे, उन्होंने 3 हफ्ते बाद ये न्यूज़ पता चल गई थी उन्हें, और उन्होंने सोवियत यूनियन को वार्निंग दी कि ऐसा कोई भी काम ना करे, अपने जहाज़ों को रोक ले वहीं पर। जो ये कंडीशन बनी हुई थी इसे ही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि जो जहाज थे उनको रोक लिया गया और वापस उन्हें सोवियत यूनियन की तरफ मोड़ लिया गया था। जो पूरा वर्ल्ड था वो इस टाइम पर काफ़ी नर्वस था, क्योंकि जो ये वॉर होना था ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं था। इससे काफ़ी बड़े लेवल पर, एक हाई स्केल पर लोगों की जानें जा सकती थी। तो फिर क्या हुआ कि बोथ साइड यानी दोनों साइडों ने, यूएसए और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि जो वॉर है उसे अवॉइड किया जाएगा, यानी कोई वॉर नहीं होगा। जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस था ये इस कोल्ड वॉर का सेंटर पॉइंट था, यानी हाई पॉइंट था। जो ये दोनों अलायंस थे यानी जो ये दोनों सुपर पावर्स थी, इनके बीच एक कंपटीशन चला हुआ था कि कौन किसकी फिलोसफी, किसका तरीका, यानी एक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट करने का जो भी तरीका है इनका, वो किसका बेस्ट है। तो जो पूरा वर्ल्ड है वो दो उसमें बट गया था। अब जो कोल्ड वॉर था इसने कोई हॉट वॉर नहीं लिया था, एंड ये दोनों जो राइवलरी थी इनके बीच की एक बात थी। तो फिर क्या हुआ कि जो ये कोल्ड वॉर था वैसे ये एक रियल आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट थी कि ये अपने आप को एक दूसरे से बेस्ट प्रूव करना चाहते थे। यूएसए का मानना था कि उसने जो स्ट्रेटजी यूज़ की है वो ज़्यादा बेस्ट है, और यूएसएसआर का मानना था कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, फास्ट कर रहा है। तो दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी। पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया था, एक था वेस्टर्न अलायंस और दूसरा था ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस का हेड था यूएसए और इसकी थी लिबरल डेमोक्रेसी। ये लिबरल डेमोक्रेसी का सपोर्टर था। साथ ही कैपिटलिज्म में भी इसमें काफ़ी वो था कि एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने के लिए बेस्ट बेस है। साथ ही यूएसएसआर का मानना था, जो कि ईस्टर्न अलायंस का हेड था, वे सोशलिज्म और कम्युनिज्म पर बिलीव करते थे। तो ये दोनों की अलग अलग डिफरेंट फिलोसफी थी अपना पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करने की। और इसी चीज़ को यानी प्रूफ करने के लिए यूएसएसआर का मानना था कि ये ज़्यादा बेस्ट है, यूएसए का मानना था ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए ही ये एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे थे और कोल्ड वॉर इन्हीं के कारण स्टार्ट हुआ था। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर कोल्ड वॉर था क्या। कोल्ड वॉर बेसिकली एक ऐसा वॉर था जिसमें कोई भी हॉट वॉर नहीं था, ना ही कोई वॉयलेंस थी। तो जैसे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, तो
जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसने बिल्कुल सिचुएशंस को चेंज कर दिया था। वर्ल्ड लेवल पर एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन, एक पॉलिटिकल स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1945 में। जो दो फोर्सेस थी, एक थी एलाइड फोर्सेस और दूसरी थी एक्सिस पावर। तो जो एलाइड फोर्सेस थी उनको लीड कर रहा था यूएसए, सोवियत यूनियन एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस। और जो एक्सिस पावर थी उनको वो हेड कर रहा था जर्मनी, इटली और जापान। तो क्या हुआ कि जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने उस पर एक्सिस पावर को डिफीटेड किया, यानी उन्हें हरा दिया था। जो ये वर्ल्ड वॉर था ये कोई छोटे लेवल पर नहीं था। इसमें अमेरिका के साथ साथ, अमेरिका और जो सोवियत यूनियन है उसके साथ साथ ये यूरोप के बाहर तक भी फैला था। साउथ ईस्ट एशिया, चीन, बर्मा और इंडिया के काफ़ी ईस्ट हिस्से तक भी ये फैला हुआ था। इस पे बड़े लेवल पर एक लॉस हुआ था, यानी लोगों की जानें गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा एक पोइट्री को इसने ला दी, पॉवर्टी को इसने ला दिया था। लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर 1918 तक था। इसमें काफ़ी बड़े लेवल पर वो हुआ था, हार्म हुआ था। बट जो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर था ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, यानी उससे भी बड़े लेवल का इसने नुकसान किया था। तो जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुई, तो शुरुआत नहीं एंड हुई, तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड होता है वैसे ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। इस वर्ल्ड वॉर की एंड कैसे होता है कि 9 अगस्त 1945 में जो अमेरिका है वो जापान के 2 शहर नागासाकी एंड हिरोशिमा पर आइटम बॉम्ब्स गिरा देता है, यानी न्यूक्लियर पावर गिरा देता है। तो उसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसका एंड हो जाता है। तो जैसे ही अमेरिका जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो उसके ना वो होते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज़ को कि आपने ऐसे कैसे किया, जब आपको पता था कि जब ये वॉर ये ख़त्म होने ही वाला, तो ऐसे में इन बॉम्ब की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही सपोर्टर थे जो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड है वो ज़्यादा सर्वाइव ना करे और वर्ल्ड वॉर का जल्दी से एंड हो, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। और कुछ ऐसे थे वे ऐसी इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अमेरिका ने सिर्फ इसलिए बॉम्ब्स का यूज़ किया कि वो सोवियत यूनियन को अपनी पावर दिखाना चाहता था वर्ल्ड लेवल पर कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर की सेकंड का एंड हो जाता है एंड उसी के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर का एंड होता है तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पर 2 न्यू सुपर पावर्स आ जाती हैं जो कि ग्लोबल स्टेज पर हो जाती हैं। एक होती है यूएसए और दूसरी होती है सोवियत यूनियन, जो कि वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पावर बनकर आ जाती है। इन दोनों में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने पर दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा पावर थी और ये वेल डेवलप्ड थी। अमेरिका और जो सोवियत यूनियन थी वे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी और यही चीज़ शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर था उसका एक पॉइंट बनी कि ये दोनों अपने आप को प्रूव करना चाहती थी। यहाँ पर अब एक पॉइंट आ जाता है कि जब दोनों कंट्रीज़ के पावर यानी दोनों सुपर पावर्स के पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर वाले बॉम्ब्स थे तो फिर दोनों के बीच ऐसे कोई वॉयलेंस या फिर कोई हॉट वॉर क्यों नहीं हुआ। तो वैसे ही ये ना एक लॉजिक वाली बात आ जाती है, क्योंकि दोनों कंट्री ये जानती थी कि इस वॉर में अगर वॉर होता है तो जीते कोई भी, पर रिजल्ट दोनों के लिए उतने ही नुकसान वाले होंगे। यानी ये कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता कि जीता कौन है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा सब कुछ कि ना तो कोई किसी की विक्ट्री होगी और ना ही कोई इससे बच पाएगा। दोनों ही पावर्स बुरी तरीके से हार्म हो सकती थी, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स के पास इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर थी कि वे एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से हार्म कर सकती थी। सो दैट दोनों पावर्स ने ट्राई किया कि वे रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें और कोई हॉट वॉर नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर से बच गए और किसी भी तरह का हॉट वॉर नहीं हुआ। दोनों ही सुपर पावर्स ने काफ़ी रेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया। वे दोनों समझ चुके थे कि अब हमें फाइटिंग नहीं करनी है क्योंकि इसका रिस्क काफ़ी बड़े लेवल पर होगा, और इस तरह कोल्ड वॉर ने ह्यूमन सर्वाइवल को मैनेज किया। ये था हमारा कोल्ड वॉर एंड अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे द एमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी होती है तो बोरिंग लगने लगती है।
बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक चैनल के साथ बने रहें।